नमस्कार साथियों, तो चलते हैं। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ नर्स, सिस्टर ग्रेड और एएनएम, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं। क्या है कि शरीर की किस संरचना में केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है? नंबर 1, आँख की कंजक्टाइवा में, नाखून यानी नेल में, ट्रेकिया में या आमाशय यानी स्टमक में। तो इसका सही आंसर है नाखून में। शरीर की किस संरचना में केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है? किस में पाई जाती है? नाखून में यानी नेल में। नेक्स्ट है कि कौन सा एपिथेलियम ऊतक कोशिका की अनेक परतों का बना होता है? यह है स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरित। और तीसरा है समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में माइटोटिक एपरेटस दिखाई देता है? प्रोफेज में। कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इसका सही आंसर है प्रोफेज, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में माइटोटिक एपरेटस दिखाई देता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पानी का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कहलाता है विसरण यानी डिफ्यूजन, परासरण यानी ऑस्मोसिस, जलीकरण यानी हाइड्रेशन, फैसिलिटेटेड यानी कि विसरण। तो इसका सही आंसर है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पानी का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा लॉन्ग एलियोलाई से O2 रक्त में जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं विसरण द्वारा यानी कि बाई डिफ्यूजन, परासरण द्वारा बाई ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, और नेक्स्ट है सक्रिय परिवहन द्वारा बाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका सही आंसर है विसरण द्वारा यानी कि बाई डिफ्यूजन। बाई डिफ्यूजन यानी किस प्रक्रिया के द्वारा लंग एलियोलाई से O2 रक्त में जाती है? विसरण द्वारा यानी कि बाई डिफ्यूजन द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ साधारण विसरण डिफ्यूजन द्वारा कोशिका झिल्ली के पार नहीं जाता है? वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड, ऑक्सीजन, सी है ग्लूकोज, डी स्टीरॉयड। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज। निम्न में से कौन सा पदार्थ साधारण विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा कोशिका झिल्ली के पार नहीं जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय। तो निम्न में से कौन सा अंग एक्सोसाइटोसिस में मदद करता है? गाल्जी काय। वेस्ट मटेरियल को कोशिका की झिल्ली से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये है इसका सही आंसर पिनोसाइट्स और फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसका सही आंसर है कि वेस्ट मटेरियल्स को कोशिका की झिल्ली से बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊतक बॉडी कैविटीज की लाइनिंग बनाता है? एपिथेलियम, संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय। तो निम्न में से कौन सा ऊतक बॉडी कैविटीज की लाइनिंग बनाता है? एपिथेलियम। नेक्स्ट है कि बड़े कणों को कोशिका झिल्ली के पार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है?
विसरण, परासरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर है कि बड़े कणों को कोशिका झिल्ली के पार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है। इसका सही आंसर है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार भेजने में प्रयुक्त नहीं होती है। परासरण एवं विसरण, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, फेगोसाइटोसिस एवं पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पदार्थों को कोशिका झिल्ली के आर पार भेजने में प्रयुक्त नहीं होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। और नेक्स्ट है कि निम्न में से उपकलीय ऊतक एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा लक्षण नहीं है। यह बॉडी कैविटीज, खोखले अंगों एवं नलियों की लाइनिंग बनाता है। इसमें कोशिकाएं बहुत टाइटली पैक होती हैं। नेक्स्ट है यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है। नेक्स्ट है इसमें मैट्रिक्स की मात्रा न्यूनतम होती है। तो आंसर है कि निम्न में से उपकलीय ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा लक्षण नहीं है। तो इसमें है कि यह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्राइन ट्यूब में किस ऊतक की उपस्थिति अंडाणु की गर्भाशय की ओर गति को आसान बनाती है। तो इसका सही आंसर है सिलिएटेड एपिथेलियम। यूरिनरी ट्यूब में किस ऊतक की उपस्थिति अंडाणु की गर्भाशय की ओर गति को आसान बनाती है। सिलिएटेड एपिथेलियम। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं कोलेजन एवं इलास्टिक तंतुओं का उत्पादन करती है। फाइब्रोब्लास्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ यानी कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में शामिल होता है। हिस्टामिन। निम्न में से कौन सा पदार्थ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में शामिल होता है। हिस्टामिन। निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। एडिपोज ऊतक, उपास्थि, फीबियस टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इनमें सही आंसर है कि निम्न में से सिलिएटेड एपिथेलियम संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट अस्थियां होती हैं संयोजी ऊतक। अस्थियां संयोजी ऊतक होती हैं। और नेक्स्ट है निम्न में से स्मूथ मसल्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये रेखित होती हैं यानी स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो रेखित होती हैं यानी स्ट्रेटेड। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्डियक मसल्स का लक्षण नहीं है। तो वैलेंटरी। ये एक्सिक होती हैं, ये ऐच्छिक होती हैं यानी कि ये वैलेंटरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नॉन स्ट्रिएटेड यानी अरेखित पेशीय ऊतक है। स्मूथ। और ये नेक्स्ट है प्लूरा जो कि थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग बनाती है। उदाहरण है सीरस मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है मिड लाइन के समीप स्थित संरचना के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग की जाती है। मीडियल। और नेक्स्ट है शरीर के फ्रंट भाग के समीप स्थित शरीर के अंग के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग की जाती है। इंटीरियर। तो और निम्न में से कौन सी अस्थि यानी कि एक्सियल स्केलेटन में शामिल नहीं है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टर्नम, स्कल, रिब्स और ह्यूमरस। तो इसमें ह्यूमरस सही है। क्या होगा ह्यूमरस अस्थि एक्सियल स्केलेटन में शामिल
नहीं है। निम्न में से कौन सी अस्थि यानी कि बोन कपालीय गुहा यानी कि क्रेनियल कैविटी की बाउंड्री नहीं बनाती है? मैंडिबल बोन कपालीय गुहा यानी कि क्रेनियल कैविटी की बाउंड्री नहीं बनाती है। नेक्स्ट है एंटीरियर तरफ से थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री बनाने वाली अस्थि है स्टर्नम। मानव में पसलियों यानी कि रिब्स की कुल संख्या होती है 12 जोड़ी। निम्न में से कौन सा अंग थोरेसिक कैविटी में नहीं पाया जाता है? आमाशय। नेक्स्ट है मेडिस्टिनम कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में। नेक्स्ट है मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कैविटी है उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल। छोटी आंत कहाँ पाई जाती है? बी व सी दोनों में, यानी कि छोटी आंत बी हो गया एब्डोमिनल कैविटी में और सी हो गया पेल्विक कैविटी में। नर एवं मादा दोनों में जनन तंत्र का अधिकांश भाग किस कैविटी में पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में। सिर के नज़दीक स्थित संरचनाओं के लिए कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स प्रयोग में ली जाती है? सुपीरियर। पित्ताशय। गॉल ब्लेडर कौन सी गुहा यानी कि कैविटी में पाया जाता है? उदर यानी कि एब्डोमिनल। पाचन तंत्र का कौन से भाग उदर गुहा में नहीं पाया जाता? पाचन तंत्र का कौन सा भाग उदर गुहा में नहीं पाया जाता? मलाशय यानी रेक्टम। ऊपर से नीचे शरीर में पाए जाने वाली गुहाओं का शरीर यानी कि कैविटीज का सही क्रम है क्रेनियल, क्रेनियल के बाद थोरेसिक, थोरेसिक के बाद उदर, उदर के बाद पेल्विक। नेक्स्ट है पाचन तंत्र का अधिकांश भाग किस कैविटी में पाया जाता है? उदर में। पाचन तंत्र की गतिविधि जो आहार नाल में उपस्थिति भोज्य पदार्थों को मिक्स करती है तथा आगे खिसकाती है कहलाती है प्रोपल्शन। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? लैरिंक्स। मानव शरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 जोड़ी। शरीर की सबसे बड़ी सीरस मेम्ब्रेन कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कौन सी सीरस मेम्ब्रेन है? पेरिटोनियम। निम्न में से कौन सी पाचन तंत्र की गतिविधि नहीं है? श्वसन। पाचन नाल में भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? एंजाइम्स द्वारा। टर्म इंजेशन का मतलब होता है मुख के अंदर भोजन द्वारा। टर्म एलिमिनेशन का मतलब होता है अपचित भोजन का उत्सर्जन। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के सहायक अंग हैं उपरोक्त सभी, यानी कि पाचन तंत्र के सहायक अंग लार ग्रंथियां हैं, लीवर हैं, पेनक्रियाज हैं। नेक्स्ट है आहार नाल की सबसे बाहरी परत है एडिवेंटिसिया। और नेक्स्ट है आमाशय में आंतों को पेरिटोनियम किस तरफ से ढकती है? सभी तरफ से, यानी कि आमाशय एवं आंतों को पेरिटोनियम पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल सभी तरफ से ढकती है। और लास्ट क्वेश्चन है माइसेंटेरिक या एयरबैक्स प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है? पेशीय परत में, यानी मसल्स लेयर में। तो ये आहार नाल की सब म्यूकोजा लेयर में कौन सा तंत्रिका जालक यानी कि नर्व प्लेक्सस पाया जाता है? मिजनर्स। तो ये क्वेश्चन है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हों और जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इसी तरह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।